मॉनिटरी यूनिट नॉन स्टैटिस्टिकल, क्यों हम रैंडम सिलेक्शन नहीं कर रहे। जहाँ पे हमें रैंडम जो टेबल यूज़ होगा वो स्टैटिस्टिकल है, क्यों रैंडम जो टेबल जो है वो एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो स्टैटिस्टिकल में क्या था, यूज़ ऑफ थ्योरी। और नॉन मॉनिटरी हैप्पैज़ार्ड, सीक्वेंस और ब्लॉक, ये सारी क्या हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल। सिस्टमैटिक कैसे स्टैटिस्टिकल होगी, एक स्टार्ट हम रैंडम करते हैं और फिर फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड भी है जी। सैम्पलिंग की बात करें, सैम्पलिंग की दो टाइप, सैम्पलिंग के 6 मेथड यूनिट सेलेक्ट करने के, और जो का टॉपिक था स्टेप्स इन सैम्पलिंग। टोटल 4 स्टेप थे। डिज़ाइन करना है सैम्पल, सैम्पल पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, रिजल्ट्स की प्रोजेक्शन करनी है ऑन पॉपुलेशन, और रिजल्ट्स को एनालाइज करना है अकॉर्डिंग टू टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन या टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। सैम्पल डिज़ाइन करना है, मीन हमें क्या करना है, पर्पस पॉपुलेशन डिफाइन करनी है। पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डिविएशन आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर्पस है तो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। और अगर डिविएशन आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो हमें डिफाइन करना है टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिस्टम। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो फिर हमें डिफाइन करना है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट। और एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद हमने सैम्पल की 2 अप्रोचेज में से देखना है कौन सी अप्रोच चूज़ करनी है, 6 मेथड्स में से देखना है कौन सा मेथड हमने अडॉप्ट करना है, और सैम्पल का साइज़ हमने देखना है कि हमें कितना रखना चाहिए। सैम्पल साइज़ डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने जा रहे हैं तो सैम्पल साइज़ अफेक्ट होगा ड्यू टू टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, ड्यू टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, ड्यू टू लेवल ऑफ एश्योरेंस, ड्यू टू रिलायंस ऑन कंट्रोल। और अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन सिग्निफिकेंटली हाई है तो सूरत में हमें क्या करना है, हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे रिलाई नहीं करना, हमें लार्ज सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो सैम्पल साइज़ हमारा डिपेंड करेगा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट पे, एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स पे, लेवल ऑफ एश्योरेंस पे, स्ट्रैटिफिकेशन पे, और अदर प्रोसीजर्स, वेरिफिकेशन फ्रॉम अदर प्रोसीजर्स पे। और टॉलरेबल की सूरत में दोनों में क्या है, सैम्पल साइज़ का इन्वर्स रिलेशन है, बाकियों के साथ डायरेक्ट है। स्ट्रैटिफिकेशन के साथ भी सैम्पल साइज़ का इन्वर्स रिलेशनशिप है, स्ट्रैटिफिकेशन कर रहे हैं तो सैम्पल साइज़ स्मॉल, नहीं कर रहे तो सैम्पल साइज़ लार्ज रखेंगे। उसके बाद हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और देखेंगे अगर कोई कैंसल्ड आइटम हमें नज़र आई है तो फिर क्या करना है, वेरी प्रीवियस या वेरी नेक्स्ट आइटम जो है वो हमने सैम्पल में सिलेक्ट करनी है। मिसिंग आइटम आइडेंटिफाई हुई है तो इसे कंट्रोल वीकनेस मीन डीविएशन कंसीडर करेंगे। और अगर हमें कोई डीविएशन या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई हैं सैम्पल के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने से, तो उनकी प्रोजेक्शन करने से पहले हमने देखना है कि आइदर ये अनॉमलस हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर अनॉमलस हैं मीन ड्यू टू वन ऑफ इवेंट है तो सूरत में हमने क्या करना है, एक फर्दर सैम्पल जो है वो चूज़ करके दोबारा से वेरिफिकेशन करनी है। और अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो उसकी प्रोजेक्शन पॉपुलेशन पे कर देनी है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में जो भी प्रोजेक्टेड डिविएशन हमें आइडेंटिफाई हुई उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन के साथ। अगर प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से हाई हैं तो कंट्रोल सिस्टम अफेक्टिव नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड करनी है डिटेल टेस्ट। डिटेल टेस्ट मीन्स सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हाँ, अगर प्रोजेक्टेड डिविएशन टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन से लो हैं तो कंट्रोल सिस्टम अफेक्टिव है, कंट्रोल सिस्टम रिलायबल है, तो हमें क्या करना है, रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ चलना है। और अगर हमें प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई, जो कैसे आइडेंटिफाई होती है, सैम्पल मिसस्टेटमेंट इनटू प्रोजेक्शन रेट से, सैम्पल मिसस्टेटमेंट इनटू प्रोजेक्शन रेट से। अगर वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से बिलो है तो हमें कोई फर्दर वर्क परफॉर्म नहीं करना, इन सब कुछ ओके है। हाँ, अगर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से अबव निकली, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या थी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी सपोज 50,000, प्रोजेक्टेड निकली 70,000, तो दिस मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट नहीं है। तो हमें क्या करना है, एक्सटेंड करनी है अपनी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट और इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट देखना है। यही बातें थी।
आज हम पास पेपर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वेरी प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने 4 नंबर के लिए सैम्पलिंग टेस्ट किया, बड़ा ही औखा क्वेश्चन। अभी पिछले पेपर में 9 मार्क्स के लिए उसने ये चैप्टर टेस्ट किया और ये 9 मार्क्स पेपर पास करने में बड़े ही हेल्पफुल थे। क्यों? सीधा सीधा रटा। स्टेट द फैक्टर विच में असिस्ट द ऑडिटर इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। इंटरनल रिलायबल है इफ कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल है देन ऑरल एविडेंस। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मोर रिलायबल हैं देन फोटो कापीज, फैक्सेस एंड ऑडिटर जनरेटेड एविडेंस आर मोर रिलायबल। 5 नंबर। 4 नंबर के लिए स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो एक प्रिसाइज सैम्पलिंग अप्रोच है और क्या था? प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन्वॉल्व है। डिसएडवांटेज क्या थे? कि टाइम वेस्ट भी हो सकता है, ऑडिटर की जो कैपेबिलिटी है वो यूटिलाइज नहीं हो रही। रटा 3 दिए हुए थे बुक में, उसने 2 पूछे, एक भूल भी गए हो, चलो कोई बात नहीं, ये लो 4 नंबर लो आप। और ये पूरे के पूरे 9 मार्क्स पेपर में बैठे हुए लिए जा सकते थे। इस वीन ये 9 लेके 41 और लेने हैं पास करने के लिए। क्या कह रहा है? मीन ऑडिट के पेपर में कोई कम से कम भी 20 नंबर का रटा टेस्ट होता है इसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ऑटम 2018 का एक क्वेश्चन देखिएगा, ऑडिट सैम्पलिंग का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट टाइम इस चैप्टर से अगर कोई कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन कभी टेस्ट हुआ है तो 2018 में टेस्ट हुआ है 10 नंबर के लिए। रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द सैम्पलिंग अप्रोच प्लान्ड बाय द ऑडिट टीम एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट चेंजेस। इन सैम्पलिंग अप्रोच जो वो प्लान कर रहे हैं उसमें क्या वीकनेसेस हैं वो आपने आइडेंटिफाई करनी है और साथ आपने एप्रोप्रिएट चेंजेस भी सजेस्ट करनी है, मीन सजेशंस भी देनी है। इन 2 चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है, वीकनेसेस और साथ सजेशंस। तो कॉलम बना के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, या एक वीकनेस आइडेंटिफाई करो साथ ही उसकी सजेशन दे दो, फिर दूसरी वीकनेस उसकी सजेशन दे दो, तो ऐसे भी चला जा सकता है। 10 नंबर है, इसमें कोई कम से कम 5 वीकनेसेस और उनकी सजेशंस अगर हम दे दें तो 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। यू आर द ऑडिट सीनियर एट FSY लिमिटेड FSY फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018। FSY मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज टॉयज टू होलसेलर्स, सुपर स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। Different prices are charged from each customer depending upon their credit rating and amount of purchase. Your firm has made a plan for test of detail for verification of sale. तो सेल पे टेस्ट ऑफ डिटेल बोले तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप परफॉर्म करने जा रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं। द सैम्पलिंग ऑफ इनवॉइसेस वुड बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्लान। नंबर 1, sale reported in the financial statement is rupees 800 million net of sale return. This would be used for determining the sample size. क्या नेट सेल लेनी चाहिए, ग्रॉस लेनी चाहिए? ग्रॉस लेनी चाहिए। क्यों? आपने जब कंपैरिजन करना है लाइक ऑर्डर के साथ या आपने जो है वो यूनिट इनटू प्राइस करना है तो वहाँ पे आपने ग्रॉस सेल जो है वो वेरीफाई करनी है रादर देन नेट। क्यों? इसके अंदर डिस्काउंट का एलिमेंट होता है, उस डिस्काउंट में सम टाइम अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट भी आ जाता है। तो क्या करना चाहिए? ग्रॉस सेल का सैंपल लेना चाहिए रादर देन नेट सेल। सेल रिपोर्टेड इन द 50% ऑफ द नेट सेल रिप्रेजेंट सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, 40% टू सुपर स्टोर एंड 10% टू होलसेलर। इन 3 तरह के कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टोर और होलसेलर। और डिस्ट्रीब्यूटर को आधी सेल होती है, 40% सुपर स्टोर को और 10 होलसेलर को। FSY सेल इट्स टॉय टू 10 सुपर स्टोर ओनली। सुपर स्टोर टोटल आपके कितने हैं? 10, 40% सेल उनको जाती है। हु आर इनवाइस्ड ऑन अ मंथली बेसिस, और मंथली बेसिस पे उनकी इनवाइसिंग होती है। इसमें एक साल में एक सुपर स्टोर की कितनी इनवाइसेस होंगी? 10 के 12। और अगर 10 आपके सुपर स्टोर हैं तो टोटल इनवाइसेस इनकी पूरे साल की कितनी होंगी? 120। द ऑडिट टीम वुड टेस्ट ऑल द इनवाइस ऑफ जून एंड दिसंबर। मीन सिर्फ जून और दिसंबर की इनवाइसेस को टेस्ट करने जा रहे हैं बिकॉज इनवाइसेस प्रिपेयर्ड क्लोज टू पीरियड एंड आर मोर प्रोन टू ओवर स्टेटमेंट। क्यों? ईयर एंड के करीब इनवाइसेस में ज़्यादा मसले होते हैं। तो क्या ये बात ठीक है?
नहीं, अगर आप जून और दिसंबर की इनवाइसेस को टेस्ट करोगे तो इससे वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एविडेंस मिलेगा जून और दिसंबर की इनवाइसेस का, पूरे साल की इनवाइसेस का नहीं मिलेगा। पूरे साल की इनवाइसेस को चेक करने के लिए आपने डिफरेंट मंथ्स की इनवाइसेस को सैंपल में चूज़ करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर 2 मंथ्स नहीं, क्यों, इससे तो सिर्फ जून और दिसंबर की सेल वेरीफाई होगी, पूरे साल की वेरीफाई नहीं होगी। क्या कहना है? तो क्या करना चाहिए आपको, इनवाइसेस चूज़ करनी चाहिए फ्रॉम अदर मंथ्स एज वेल इन द सैंपल, अदरवाइज सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से सैम्पलिंग रिस्क हाई हो सकता है। फिर दूसरा आप क्या करने जा रहे हो कि अगर देखा जाए तो सुपर स्टोर टोटल 10 हैं और 40% सेल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो स्मॉल नंबर है, हाई वैल्यू है, सेल का 40% और नंबर में क्या है, स्मॉल। और देखा जाए तो टोटल जो इनवाइसेस बनेगी पूरे साल की, इनकी बनेगी 120। तो उस में तो शायद ये मीट कर रहा है कंडीशन भी, स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू आइटम, तो फिर तो शायद 100% टेस्टिंग पे जाना चाहिए, सैम्पलिंग पे जाना ही नहीं चाहिए। 3 बातें होगी, क्या कह रहा है? पहला, नेट सेल ले रहे हो आप, दूसरा जून और दिसंबर को चूज़ कर रहे हो तो पूरे साल का एविडेंस नहीं मिलेगा, और तीसरा 100% टेस्टिंग पे जाना चाहिए, क्यों, स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू आइटम्स है। इन एडिशन 2 इनवाइसेस वुड बी चेक्ड फॉर ईच ऑफ द अदर 10 मंथ्स। अदर 10 मंथ से 2-2 इनवाइसेस चेक करेंगे, तो बाकी फिर आप दिसंबर जून से कितनी चेक कर रहे हो, क्या पूरी चेक कर रहे हो, तो सूरत में भी शायद सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज होगा। 100 sales invoices to distributors and wholesaler would be selected haphazardly from invoice file। अब पहले तो आप होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को कंबाइन करके 100 का सैंपल ले रहे हो, जबकि दोनों की अगर वैल्यू देखी जाए तो डिफरेंट है, दोनों की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो वो भी डिफरेंट है, मीन मटीरियलिटी भी डिफरेंट है। क्यों? अगर आप देखो तो जो आपके होलसेलर हैं वो जस्ट 10% ऑफ सेल हैं और डिस्ट्रीब्यूटर 50% ऑफ सेल हैं, तो इसलिए क्या करना, दोनों का कंबाइंड सैंपल लेके जो है वो वेरिफिकेशन करना ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें दोनों की सेपरेट टेस्टिंग करनी चाहिए। क्यों? जब आपने पॉपुलेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर ली है तो फिर आपको सेपरेट ही स्ट्रैटम से सैंपल चूज़ करके वेरिफिकेशन करनी चाहिए। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन कर रहे हो। अच्छी सिलेक्शन है? नहीं, पिन पॉइंट के अकॉर्डिंगली सिलेक्शन होती है और आइटम नॉट इजीली एक्सेसिबल, फिर टेस्ट नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें रैंडम सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्यों? हैप्पैज़ार्ड में हर आइटम के सिलेक्ट होने का चांस इक्वल नहीं होता। क्या कह रहा है? कितने मसले हो गए? 5 शायद हो गए, 5 हो गए हैं। फिर वो कह रहा है आप सैंपल कहाँ से चूज़ कर रहे हो, इनवॉइस फाइल से। सेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ से गई है, लेजर से। तो आपको सैंपल भी कहाँ से चूज़ करना चाहिए, लेजर से चूज़ करना चाहिए रादर दैन इनवॉइस फाइल। क्यों? अगर किसी सेल एंट्री के अगेंस्ट कोई इनवॉइस ही रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, तो उस सूरत में फिर उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए हमें सैंपल कहाँ से चूज़ करना चाहिए, सेल लेजर बैलेंस से चूज़ करना चाहिए रादर दैन इनवॉइस से। क्या ख्याल है? The number of invoices to be checked has been determined considering that expected rate of deviation is low। मिस ये फैन बंद करना, 1 2 3, थैंक यू। ऊपर उसने बताया आप क्या चीज़ चेक करने जा रहे हो सेल पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने जा रहे हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर यहाँ पे क्या कह रहा है, The number of invoices to be checked has been determined considering that expected rate of deviation is low। The expectation regarding rate of deviation is based on the fact that overall audit risk has been assessed as low। पहली बात तो आप अगर मिस स्टेटमेंट को चेक करने जा रहे हो while performing substantive procedure, तो आपने expected rate of deviation नहीं, expected मिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चेकिंग करनी है। और यहाँ पे तो शायद ऑडिटर अप्रोच ही क्या कर रहा है, रॉन्ग अप्लाई कर रहा है, तो रिजल्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकेगा। क्यों? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, टॉलरेबल या एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट के साथ, रादर देन विद टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। क्या कहला है? तो यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट को देखना है रादर देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन। मीन बोंगा मार रहा है ऑडिटर, बोंगियाँ मार रहा है। सो 5 मसले आइडेंटिफाई हो सकते थे। हाँ हाँ
मतलब वो चूज सैंपल कर रहा है यहाँ से जून और दिसंबर की सिर्फ इनवाइसिस को चेक करने जा रहा है, बाकियों को चेक करने नहीं जा रहा प्रॉपर। 2 चेक करने जा रहे हैं लेकिन वो 2 ना होने के बराबर है। मीन आपको हर मंथ से कुछ ना कुछ एटलीस्ट 8-10 ट्रांजेक्शन तो मस्ट टेस्ट वेरीफाई करनी चाहिए। 2 इनवाइसिस फ्रॉम ईच मंथ, तो फिर भी हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि चलो ठीक है सैम्पलिंग पे जा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू है, तो फिर 100% टेस्टिंग पे जाना चाहिए। फिर हम ये सैंपल के ऊपर बात ना करते कि आप कहाँ से चूज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इनवाइस फाइल क्या आप सेल को वेरीफाई करने जा रहे हो ना? सेल मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक फिगर लिखी हुई है, उसको आप वेरीफाई करने जा रहे हो कि ये कंप्लीट एक्यूरेट वैलिड है या नहीं। तो वो कहाँ से आई है? इनवाइस से आई है या लेजर से आई है? लेजर से आई है। तो आपने सेल की अमाउंट को वेरीफाई करना है तो लेजर से वेरीफाई करोगे। लेजर को फिर आप हाँ पीछे इनवाइस या डिस्पैच नोट के साथ मैच करोगे। अगर आप सैंपल ही सेल इनवाइस से ले रहे हो तो ये एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है। चीज़ से आगे चलें तो ऑटम 15 से रिलेटेड क्वेश्चन हमें और मिलेगा। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। लिस्ट एनी 4 ways in which the debtor balance may be stratified। मीन डेटर बैलेंस की आप कैटेगरीज बना सकते हो। कैसे कैसे बना सकते हो? एजिंग वाइज बना सकते हो, लाइक क्रेडिट पीरियड के अकॉर्डिंगली। अमाउंट वाइज बना सकते हो, लार्ज कौन से हैं, स्मॉल कौन से हैं और मिडल वाले कौन से हैं। ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी बना सकते हो। क्या ख्याल है? लाहौर के कस्टमर का सेपरेट आप सर्टिफिकेशन कर लो, कराची का सेपरेट कर लो, पेशावर का सेपरेट कर लो। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, डेटर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी होते हैं। वो एजिंग में ही आ जाएगी बात। अमाउंट वाइज बन सकती है, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बन सकती है, एजिंग वाइज बन सकते हैं, कस्टमर की टाइप वाइज भी बन सकते हैं, लाइक होलसेल कस्टमर है, रिटेल कस्टमर है। क्या ख्याल है? तो कस्टमर टाइप वाइज बन सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट टर्म वाइज भी बन सकते हैं। क्रेडिट टर्म वाइज भी बन सकते हैं। मीन किसी को हमने ज़्यादा डिस्काउंट देना है, किसी को ज़्यादा क्रेडिट देने हैं, किसी को कम डिस्काउंट देना है, कम हमने क्रेडिट डेज अलाउ करने हैं, तो टर्म वाइज भी बन सकते हैं। अमाउंट वाइज, जोग्राफिकल एरिया वाइज, एजिंग वाइज, क्रेडिट टर्म वाइज और कस्टमर टाइप के अकॉर्डिंगली। तो 4 बातें की जा सकती। मीन ये बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, कॉमन सेंस जी। पार्ट बी है साथ 5 नंबर के लिए। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑप्शन डिस्कस्ड इन द मीटिंग एंड गिव योर सजेशंस इन दिस रिगार्ड। ऊपर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो बताई गई हैं, तो आपने उनको डिस्कस करना है कि एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। यू आर द ऑडिट इन चार्ज ऑन द ऑडिट ऑफ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड OL। OL deals in fast moving consumer goods. For sending of confirmation, an audit team member has stratified the debtor as follows. Category A, balance exceeding 50 million, 12 customer हैं। Category B, balance below 50 million, 100 customers हैं। Category C, balance below 10 million to 80 customers हैं। और Category D, balance below 1 million, 600 customers हैं। और टोटल मिला के अगर हम बैलेंस देखो तो आपका बनेगा कितना? 111 मिलियन। और टोटल नंबर ऑफ डेटर्स 990 बनेगा। 50 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन। नंबर ऑफ कस्टमर आपके कितने बनेंगे? 990, 992। और बैलेंस आपका जो है, खैर बैलेंस ये टोटल तो नहीं हो सकता, बैलेंस टोटल तो नहीं हो सकता, वो तो एक्सीडिंग इतने हैं तो फिर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ डेटर्स आपके इतने हैं और उसमें कैटेगरी A, B, C, D के इतने और उनके आपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली, वैल्यू के अकॉर्डिंगली बना लिए। करना क्या आपको? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑप्शन डिस्कस करनी है। मीन मीटिंग में जो ऑप्शन डिस्कस हुई हैं आपने बताना है कि एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। ड्यूरिंग अ मीटिंग सम ऑफ द टीम मेंबर्स हैव एक्सप्रेस्ड डाइवर्जेंट व्यूज एज फॉलोस। डाइवर्जेंट, डिफरेंट व्यूज। Number 1, verification of balance of category A and B will provide sufficient coverage and evidence, therefore there is no need to cover other categories। क्या ये बात ठीक है? नहीं, क्यों? अगर A और B को वेरीफाई करोगे तो वो एविडेंस देंगे सिर्फ कैटेगरी A और B का,
सी और डी का आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। और वैसे भी जब आपने स्ट्रैटिफिकेशन की है तो आपको हर स्ट्रैटम से जो है वो यूनिट सिलेक्ट करने हैं, फिर जाके प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज़ होगा। तो ए और बी को सिर्फ टेस्ट करने से ए और बी की वेरिफिकेशन होगी, सी और डी की नहीं होगी। बिल्कुल, ये भी बात की जा सकती है। सिलेक्शन शुड बी डन ऑन हैपहैज़र्ड बेसिस एज अंडर दिस मेथड ऑल आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। क्या ये बात ठीक है? झूठ बोल रहा है, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा रैंडम सिलेक्शन में एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो क्या करना चाहिए? रैंडम सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी अगर आपने स्ट्रैटिफिकेशन की है तो आपको हर स्ट्रैटम से रैंडमली यूनिट सेलेक्ट करना चाहिए रादर दैन हैपहैज़र्डली। नंबर 3, सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी डन सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या थी? रैंडम स्टार्ट करते हुए इंटरवल वाइज यूनिट सेलेक्ट करना। और क्या स्ट्रैटिफिकेशन में सिस्टमैटिक का कोई लिंक बन सकता है? नहीं, वो एक सेपरेट अप्रोच है, ये एक सेपरेट अप्रोच है। सो सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी डन सिस्टमैटिकली वेयर बाय आइटम कंसीडरिंग 10% ऑफ द अमाउंट इन ईच कैटेगरी शुड बी सिलेक्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नहीं, पहली बात तो सिस्टमैटिकली हमने कहा था कि पॉपुलेशन जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होनी चाहिए, अनअरेंज की सूरत में एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग है। और आप कह रहे हो कि 10% ऑफ अमाउंट इन ईच कैटेगरी को सिलेक्ट करना सिस्टमैटिक है। नहीं, वो तो इंटरवल वाइज होती है, लाइक एवरी 50th या एवरी 10th यूनिट आपने सेलेक्ट करना है। और वैसे भी स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर सिस्टमैटिक को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ये बातें करनी है, 5 नंबर है। क्या कहला मीन सैम्पलिंग के मेथड जो हमने वो ऑडिट मैनेजर सीनियर जूनियर वाला क्वेश्चन किया था, ऑलमोस्ट वैसी ही बातें हैं कि ये कोई 3 आपके पास सजेशंस हैं, तो आपने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। जिससे अगर हम आगे चलें, स्प्रिंग 12 में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। व्हाट इज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट? The maximum misstatement. Auditor is willing to tolerate to give a reasonable opinion on the financial statement. And what is performance materiality? Setting materiality level below materiality as a whole financial statement, and a tolerable misstatement is defined according to the performance materiality. क्या कहला? मीन दोनों सेम ही। पार्ट नहीं, एक और क्वेश्चन था 7 मार्क्स के लिए, स्टेट विद रीजन the effect of each of the above issues on the sample size. सैम्पल साइज का कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी। तो आपने ये ऊपर 1 2 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपने विद रीज़न एक्सप्लेन करना है कि इनकी वजह से सैम्पल साइज क्या होगा। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ बातें करनी हैं और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली बातें करनी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को फैक्टर्स अफेक्ट करते थे टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, लेवल ऑफ एश्योरेंस, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल और पॉपुलेशन का नेग्लिजिबल इफेक्ट था। तो आइए पहले तीनों को टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंगली देखते हैं, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली देखेंगे। सो यू आर द ऑडिट मैनेजर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द ऑडिट सीनियर ऑन वेरियस जॉब्स हैव सॉट योर एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। नंबर 1, the expected rate of deviation based on the auditor's understanding of controls has increased to an extent which is unacceptably high. पूरी लाइन का मतलब क्या है कि expected rate of deviation क्या है? हाई है। तो इस सूरत में हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सूरत में सैम्पल साइज क्या रखना पड़ेगा? लार्ज रखना पड़ेगा। क्यों? चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई है। क्या ख्याल है? इससे सैम्पल साइज क्या होगा? लार्ज होगा। अभी हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंगली देखेंगे पहले। नंबर 2, नंबर ऑफ डेटर्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 4500 टू 5000। नंबर ऑफ डेटर हैज इंक्रीज फ्रॉम 4500 टू 5000 मीन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, मतलब यही निकलता है। एंड द अमाउंट ऑफ डेटर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स हैज आल्सो इंक्रीज, और अमाउंट भी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली नंबर में इंक्रीज होंगे तो अमाउंट तो इंक्रीज होनी है। तो क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सूरत में सैम्पल साइज इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। क्यों? पॉपुलेशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से सैम्पल साइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ा था हमने।
The expected amount of misstatement has decreased from rupees 300,000 to 200,000, whereas the monetary amount in respect of which an appropriate level of assurance is required has increased by 50,000. तो expected amount of misstatement की वजह से sample size relating to test of control पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों ये relevant है substantive procedure के साथ rather than test of control. हाँ, अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस आपका जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो उस सूरत में हमें सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. अब बात करते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली. तो पहला क्या था, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसके साथ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर के साथ. क्यों, उसके साथ हमने एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट को देखना होता है रादर देन एक्सपेक्टेड डिविएशन. दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या हुआ जी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो इसका सब्सटेंटिव प्रोसीजर के सैंपल साइज के साथ भी कोई लिंक नहीं है. एंड द अमाउंट ऑफ डेटर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, तो इसका फ़र्क पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा कोई. टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, लेवल ऑफ एश्योरेंस, स्ट्रैटिफिकेशन, वेरिफिकेशन फ्रॉम अदर प्रोसीजर, तो कोई बात भी नहीं है, ये बस पॉपुलेशन की बात है. हाँ, एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट डिक्रीज हो गई है, तो इससे सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सैंपल साइज हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे. और साथ अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस इंक्रीज हो गया है तो इसकी वजह से सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सैंपल साइज भी इंक्रीज हो जाएगा. क्या ख्याल है, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंगली तीनों की बातें करो. मीन हेडिंग दे दो ए, और पहले 1 को डिस्कस करो, 2 को डिस्कस करो, 3 को डिस्कस करो, फिर पार्ट बी हेडिंग दे दो सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और फिर 1, 2, 3 तीनों की डिस्कशन करो. हाँ, ये बात भी बल्कि इसमें करना पड़ेगी है. उसने कहा अनएक्सेप्टेबली हाई है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नंबर 1 पॉइंट में हम ये भी कहेंगे कि एक तो इसका ताल्लुक जो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर में तो नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम बात करेंगे कि हाँ, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन हाई हो जाए तो हमें सैंपल साइज इंक्रीज़ करना है, लेकिन अगर अनएक्सेप्टेबली हाई हो जाए तो सिर्फ हमें कंट्रोल्स पर रिलाई नहीं करना, हमें किस तरफ जाना है, लार्ज सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ जाना है. यस, वो बात हम यहाँ पे लिखेंगे, वो जो लाइन वहाँ पे लिखी हुई थी सेपरेट, इसी क्वेश्चन से निकाल के लिखी गई थी वो जी. स्प्रिंग 11 की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क. व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क? Sampling risk, a risk that auditor may not detect misstatement due to unrepresentative sample chosen from the population, i.e. sample is not representative of the population. Non-sampling risk, a risk that auditor may not detect misstatement due to incompetence of the auditor, like application of wrong procedures, क्या ख्याल है, या misapplication of procedure, या analysis of wrong conclusion. मीन एप्लीकेशन प्रोसीजर की ठीक नहीं है, या प्रोसीजर ठीक अप्लाई किया लेकिन रिजल्ट्स को उसने जो है वो करेक्टली एनालाइज नहीं किया. उसके बाद स्टैटिस्टिकल नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. पार्ट बी है इसमें एक 4 नंबर के लिए, कमेंट ऑन द सैम्पलिंग अप्रोच अडॉप्टेड बाय द ऑडिटी, suggest alternative means of selecting the sample in which the material balance have a greater possibility of selection. तो वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके सजेशन देनी है. यू आर द ऑडिटर मैनेजर ऑन एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड ADL. While reviewing the audit planning documentation, you found that the audit team has selected 100 out of total 2550 debtors for balance confirmation. तो 2550 में से आपने 100 का सैंपल लिया. The details are as follows. 50 large debtors constitute approximately 40% of the total debtors. Out of these 10 have been selected. ठीक बात है. मीन टोटल 50 आपके आउट ऑफ 2550 आपके लार्ज डेटर हैं, और वो 40% अमाउंट भी आपकी टोटल डेटर की कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उनमें से सिर्फ 10 को टेस्ट किया जा रहा है नहीं. तो यहाँ पे क्या है, आपको 100% टेस्ट जाना चाहिए, तरफ जाना चाहिए. क्यों, पॉपुलेशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर एंड लार्ज वैल्यू आइटम्स. यहाँ पे सैम्पलिंग नहीं, ये तो पूरे के पूरे 50 हमें टेस्ट करने चाहिए. 90 अदर डेटर्स वर सिलेक्टेड थ्रू हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग. तो हैपहैज़र्ड एक गंदी गलीज चीज़ है. क्यों, हर आइटम के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं है, तो हमें क्या की तरफ जाना चाहिए, रैंडम सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए बाय यूजिंग रैंडम डिजिट टेबल.
ऑल डेटर्स बिलो 5000 वर इग्नोर्ड एज इमटीरियल। नहीं, वो हो सकता है नंबर में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो उस सूरत में भी मिसस्टेटमेंट का चांस हो सकता है। तो हमें फिर हर कैटेगरी के डेटर जो है वो सैंपल में चूज़ करने चाहिए, कोई भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। एंड बैलेंस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द रिलेटेड पार्टीज वर इग्नोर्ड एज प्रायर ईयर वर्किंग पेपर शोड दैट द नेवर रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो अगर कंफर्मेशन के लिए रिस्पॉन्ड करते नहीं हैं तो ये तो एक हाई रिस्क की एरिया है, क्या ख्याल है? और इनको इग्नोर कर देना ये एक एप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है। तो हमें इनकी वेरिफिकेशन के लिए अल्टरनेटिव मीन्स जो है अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरिफिकेशन करनी चाहिए। मीन अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं होती तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई किए जा सकते हैं। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है कि जैसे सेल को वेरीफाई करते हैं वैसे ही डेटर्स की अक्रंस को वेरीफाई करेंगे। यह एक प्रोसीजर होता है डेटर को वेरीफाई करने का कि ईयर एंड पे जो बैलेंस है आपने जो ऑडिट रिपोर्ट देना होती है वो ईयर एंड के कोई 3 मंथ्स बाद देना होती है। ये जो कंपनी के ईयर एंड से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक का टाइम पीरियड इसे नाम देता है पोस्ट ईयर एंड पीरियड। तो आप क्या करोगे, यहाँ से भी डेटर को वेरीफाई करते हो थ्रू कैश रिसीट कि अगर कैश आ गया किसी डेटर से इन 3 माह में, दिस मीन वो डेटर जो ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ था वो ठीक था। हाँ, अगर 3 माह में भी वो कैश नहीं आया तो दिस मीन वो डेटर फिर क्या है, फिक्टिशियस है, ओवर स्टेटेड है या फिर बैड डेट्स वाला है, क्या कहला है। तो अगर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं आती तो इस सूरत में उन्हें इग्नोर करना ठीक नहीं है। क्यों? स्पेशली रिलेटेड पार्टी जो है वो हाई रिस्क की एरिया है, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेटिव प्रोसीजर से वेरीफाई करना चाहिए। हाँ, कंफर्मेशन भी हमें सेंड करनी चाहिए। हाँ, रिप्लाई नहीं आता तो फिर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर लाइक पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। उन्हें इग्नोर करना एप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है। मीनी एक पॉइंट थोड़ा सा नया था, बाकी ऊपर वाली बातें तो ऑलरेडी हमने की हुई हैं। जिससे अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन हमें और मिलेगा ऑटम 2009 में 11 नंबर के लिए क्वेश्चन। एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ द जॉब यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ ऑडिट एफिशिएंसी कुड बी इंप्रूव्ड बाय यूजिंग द अबव टेबल। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कम कार के ज़्यादा एविडेंस ले लेना। स्ट्रैटिफिकेशन के थ्रू एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। क्या ख्याल है कि अगर आप स्ट्रैटम बना लो तो फिर सैंपल साइज रिड्यूस करके काम आपका क्या हो जाएगा, काम वेरिफिकेशन कम हो जाएगी और उससे भी आप जो है वो एक्सीलेंट एविडेंस ले सकते हो, मीन सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो। क्या देखते हैं आगे, कोई पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है। पहले सिनेरियो पढ़ते हैं फिर हम पार्ट्स की तरफ आते हैं। You are the audit manager on the client where an annual sale is rupees 640 million. During the course of annual audit, the following table was developed by an audit team member to categorize the annual sale. Category A 50 sale transaction to different customers amount 300 million है। Category B 100 transaction to different customers amount 200 million है। और Category C 500 transaction to different customers और amount 140 million है। और टोटल मिला के आपके जो डेटर हैं 640 के हैं और नंबर ऑफ डेटर्स देखा जाए तो वो हैं 650। सुहेल, अ टीम मेंबर, इज ऑफ द व्यू दैट इफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन इन कैटेगरी ए इज कैरिड आउट देयर इज नो नीड टू परफॉर्म अदर फर्दर प्रोसीजर। क्या ये बॉन्गा ठीक कह रहा है? नहीं, क्यों? इससे तो सिर्फ कैटेगरी ए वेरीफाई होगी, उसके एविडेंस मिलेंगे। कैटेगरी बी सी वो वेरीफाई नहीं होंगे और इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता क्यों? मोर देन हाफ जो है वो अमाउंट डेटर की उनके साथ कंस्टिट्यूटेड है। क्या कह रहा है? खैर अभी देखना उसने हमसे वीकनेसेस पूछी नहीं पूछी, हम अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। However, other team members do not agree and consider that proper sampling should be carried out from the total population and categorization should be ignored. क्या ये ठीक कह रहा है? कैटेगराइजेशन को इग्नोर कर दें? नहीं, जब कैटेगराइजेशन हो गई है तो इसे स्ट्रैटिफिकेशन से ऑडिट एफिशिएंसी अचीव की जाती है। क्यों? आप सैंपल रिड्यूस करके भी अच्छा एविडेंस ले सकते हो। सो एज द ऑडिट मैनेजर ऑफ द जॉब, आपको उसने बना दिया ऑडिट मैनेजर। You are required to explain how audit efficiency could be improved by using the above table. तो स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे कि स्ट्रैटम, हर स्ट्रैटम से हम जो है वो यूनिट सिलेक्ट करेंगे तो सैंपल साइज स्मॉल करने के बावजूद सैम्पलिंग रिस्क क्या रहता है, रिड्यूस रहता है, तो उस में एफिशिएंसी अचीव होती है। लेकिन उसमें टाइम हाँ थोड़ा, लेकिन ऑलरेडी जब स्ट्रैटम आपके बन गए और हैं ही टोटल कितने 3,
तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, वो तो तब टाइम कंज्यूम होगा जब कोई 8-10 किस्म की कैटेगरीज बनानी है। यहाँ पे तो ऑलरेडी बनी हुई हैं। मीन उसने ये पूछा भी किसी से तरह से आपसे कि अबव टेबल के थ्रू कैसे होगी, मीन टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, मीन टाइम लग चुका है। पार्ट 2 लिस्ट अदर वेज इन विच द सेल्स पॉपुलेशन में बी कैटेगराइज्ड एंड व्हाट पर्सन प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल कैरिंग आउट सच कैटेगराइजेशन। तो डाटा की कैटेगराइजेशन हमने पढ़ी थी, कैसे कैसे स्ट्रैटिफिकेशन हो सकती है। तो सेल की स्ट्रैटिफिकेशन भी कैसे कैसे हो सकती है, अदर वेज जोग्राफिकल एरिया वाइज हो सकती है, कस्टमर वाइज हो सकती है, कस्टमर की टाइप वाइज, टर्म्स के अकॉर्डिंगली हो सकती है, कैश सेल क्रेडिट सेल हो सकती है, क्या कहला है, क्रेडिट टर्म्स के अकॉर्डिंगली हो सकती है। उसमें क्या प्रिकॉशंस आपने रखनी है, प्रिकॉशन एहतियातें क्या रखनी है कि एक तो आपने ग्रॉस सेल लेनी है, नेट सेल नहीं लेनी, क्या कहला है। प्रोडक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करने जा रहे हो तो उसमें फिर आपने केयर करनी है कि अगर एक इनवॉइस में कोई 2-3 प्रोडक्ट हैं तो फिर उनकी सेल को आपने सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, क्या कह रहा है। और पार्ट 3 कहता है गिव योर ओपिनियन ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सोहेल एंड अदर ऑडिट टीम मेंबर। तो हम व्यूज ऑलरेडी दे चुके, क्या कह रहा, सर्टिफिकेशन के व्यूज भी दे रहे हैं चुके हैं, और उसने जो कहा सिर्फ कैटेगरी ए को टेस्ट कर लें, बाकियों को टेस्ट ना करें, तो उसके व्यूज भी दे चुके हैं। जिससे हम आगे चलें तो एक और क्वेश्चन हमें मिलेगा, वेरी लास्ट क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट ए एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल अकाउंट्स विद बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 7500। पता नहीं, इसके लिए हमें पहले सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। An analysis of the trade receivable of Zeiss Limited company liability company as at 31st May 2004 reveals the following. Balance level over 15,000 वाले नंबर ऑफ कस्टमर हैं आपके 3 और उनकी वैल्यू बनती है 94,000। 10,000 से लेकर 15,000 तक वाले 10 टोटल कस्टमर हैं, वैल्यू बनती है 139,000। 7500 से 10,000 वाले 19 कस्टमर हैं, वैल्यू ये बनती है 2500 से 7500 वाले 51 कस्टमर हैं, वैल्यू ये बनती है 0 से 2500 वाले इतने कस्टमर हैं, वैल्यू ये बनती है। कुछ क्रेडिट बैलेंस वाले भी हैं। ये क्रेडिट बैलेंस कब हो जाता है डायरेक्टर का, हो सकता है कैसे, क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है। किसी कस्टमर ने गलती से डबल पेमेंट कर दी तो एक पेमेंट से उसका बैलेंस 0 हुआ और डबल पेमेंट से क्या हो गया, बैलेंस नेगेटिव में चला गया, क्या कह रहा है। किसी कस्टमर ने पेमेंट करने के बाद चीज़ें पसंद नहीं आई, रिटर्न कर दी, तो रिटर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर उसने गलती से डबल पेमेंट कर दी है या उसने चीज़ें रिटर्न कर दी हैं तो ये एज ए एसेट होना चाहिए, एज ए लाइबिलिटी लिखा जाना चाहिए, लाइबिलिटी लिखा जाना चाहिए। तो इसका लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टोटल वो कहता है जी नंबर ऑफ कस्टमर इतने हैं और बैलेंस इतना है। जैनिस योर ऑडिट सुपरवाइजर हैज़ इंस्ट्रक्टेड you to obtain direct confirmation of trade receivables using a sample size of 70 trade receivable balances। तो उसने कहा 70 ट्रेड रिसीवेबल्स का हम सैंपल लेके इनकी कंफर्मेशन करते हैं। You are to use the positive confirmation method in the course of the conversation with you. Janice mentioned that it is not always appropriate to adopt a sampling approach when testing various population during the course of an audit। के ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा सैम्पलिंग ही की जाए, कुछ और अप्रोचेस भी हैं कुछ और अप्रोचेस। 100% टेस्टिंग है या फिर सिलेक्टिव सिलेक्शन भी है। करना क्या आपको, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल अकाउंट विद बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 7500 के सिर्फ 7500 अबव वालों को ही वेरीफाई कर लिया जाए, बिलो वालों को वेरीफाई ना किया जाए। क्या ये बात ठीक है? नहीं, क्यों? अगर देखा जाए तो अबव 7500 वालों को देखा जाए तो 19 + 10 29 + 3 टोटल 32 कस्टमर हैं आउट ऑफ 236, और उनके बैलेंस भी अगर आप ऐड कर लो तीनों के तो वो भी आउट ऑफ 703 जो है वो लेस देन 50% ही बनेगा। तो इससे एविडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी पॉपुलेशन का मिलेगा, कंप्लीट का नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, हर कैटेगरी के डाटा को सैंपल में चूज़ करना चाहिए।
ये बात की जा सकती है। पार्ट 2, सम अकाउंट्स विद ज़ीरो बैलेंस इन द सैंपल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस ऑफ जायज़ टू बी कन्फर्म्ड। सम अकाउंट्स विद ज़ीरो बैलेंस इन द सैंपल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस ऑफ जायज़ टू बी कन्फर्म मीन सिर्फ ज़ीरो बैलेंस वालों को कन्फर्म कर लें तो नहीं, सिर्फ ज़ीरो वालों को नहीं, आपको नेगेटिव वालों को भी कंफर्म करना है, आपको अबव ज़ीरो वालों को भी कंफर्म करना है। क्यों? ज़ीरो बैलेंस को कंफर्म करने से आपको कोई रिप्लाई मिलेगा ही नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि आपका बैलेंस ज़ीरो है, तो इसे ज़ीरो है जिनका वो तो फिर रिप्लाई नहीं देंगे तो अप्रोप्रिएट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने हर तरह की कैटेगरी के बैलेंस को वेरीफाई करना है और सिर्फ ज़ीरो नहीं, आपको नेगेटिव बैलेंस मीन क्रेडिट बैलेंस को भी वेरीफाई करना है। पार्ट बी फॉर 6 मार्क्स। Some accounts with zero balance in the sample of trade receivable balance of जायज़ to be confirmed, मीन इनको भी कंफर्म करना चाहिए। तो ज़ीरो बैलेंस वालों को क्या कंफर्म करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? हो सकता है कंपनी का रिकॉर्ड ज़ीरो कह रहा है, डेटर जो है वो बैलेंस आपसे कुछ रिक्वायर कर रहा है, लेकिन सिर्फ ज़ीरो नहीं, हमें बाकियों को भी वेरीफाई करना चाहिए। डिस्क्राइब द अदर टाइप ऑफ अकाउंट इन एडिशन टू दोज स्टेटेड इन ए अबव, इन 7500 के अलावा, which would require special attention and would need to be represented in the sample of trade receivable balance to be confirmed। तो अदर क्या हो सकते हैं जो हमें सैंपल में इंक्लूड करने चाहिए? तो नेगेटिव बैलेंस हमें इंक्लूड करने चाहिए, उनकी रीज़न देखनी चाहिए कि आइदर कंपनी की कंट्रोल वीकनेस की सूरत में है या फिर ड्यू टू सम जेन्युइन रीज़न है, और अगर जेन्युइन रीज़न है तो फिर एज ए लाइबिलिटी होनी चाहिए रादर देन एज ए एसेट की सूरत में डेटर बैलेंस अंडरस्टेट हो सकता है। इसके अलावा हमें जो है लार्ज वैल्यू आइटम को अगर देखा जाए लाइक अब ओवर 15,000 तो नंबर में टोटल 3 है, तो स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू है, तो इनकी हमें 100% टेस्टिंग भी करना चाहिए। क्यों? इससे अप्रोप्रिएट एविडेंस लिया जा सकता है। क्यों? अगर एक अमाउंट भी मिसस्टेटेड होती है तो इससे मटीरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है अकर हो सकता है। तो दो किसी ने बातें कर दी, बाकी आपने थोड़ी सी और बात कर देनी और क्या होना चाहिए। और यूँ मिला के चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। आप लोगों की तरफ से आज टेस्ट दे के और ये क्वेश्चन कवर करके फिर ख़त्म होगा। कोई इशू हुए तो कल हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल किया जा सकता है लाइक कुछ डेटर्स आपके बड़े कस्टमर्स होते हैं, उनको आपने क्रेडिट टाइम पीरियड ज़्यादा अलाउ किया होता है, मीन्स सिक्योर होते हैं, पैसे मिल जाते हैं वहाँ से। तो आप अपने किसी जानने वाले डेटर्स का कि कंपनी आप उसके पीछे ना पड़ जाए पैसे रिकवर करने के लिए, उसको मिस क्लासीफाई कर सकती है कंपनी का कोई स्टाफ कर सकता है, मैनेजमेंट खुद से नहीं कर सकती। कंपनी का कोई स्टाफ कर सकता है कि उसके भाई का कोई डेटर किसी स्टाफ मेंबर का अकाउंट स्टाफ मेंबर का भाई है, ठीक है, लेकिन उसको क्रेडिट डे सिर्फ 30 के अलावा है, तो उसने उसकी ट्रांजैक्शन वहाँ पे रिकॉर्ड करने की बजाय एक कस्टमर की लेजर में रिकॉर्ड कर दी। क्यों? उसको क्रेडिट पीरियड कोई 90 डेज़ अलाउ है। रिलेटेड पार्टी वही रिलेटेड